माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा जो जैसे कि आधुनिक भारत की जो सीरीज चल रही है उसमें हम कई टॉपिक जो है उनको कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ ही टॉपिक और बाकी बचे हैं जो जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी और जो हमारा आधुनिक भारत वाला जो सीरीज चल रही है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आधुनिक भारत की सीरीज का ये जो टॉपिक है ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फिर इसे कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसे शॉर्ट फॉर्म में आईएनसी भी बोलते हैं। आईएनसी, इसकी स्थापना के विषय में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आईएनसी की स्थापना कैसे हुई, इससे पहले हम पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहले भारत में क्या क्या चल रहा था। हमने उस दौर से पढ़ना शुरू करा कि जब ब्रिटिश कंपनी भारत आई और भारत आकर व्यापार करने के लिए आई और व्यापार के साथ साथ वे भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर देती है। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेती है और यहाँ पर शासन करने के लिए स्थापित हो जाती है, यहाँ की शासक बन जाती है। इनके अत्याचार जो थे वो इतने बढ़ते जा रहे थे कि कई बार भारतीयों ने छोटे छोटे स्तर पर इनका विरोध भी किया, लेकिन उसका कोई परिणाम निकल कर नहीं आता। इसी दौर में हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति के बारे में कि 1857 की एक क्रांति जो हुई जिसमें एक प्रयास किया गया कि अंग्रेजों से कुछ मुक्ति पाई जा सके, उनके अत्याचारों से कुछ किसी प्रकार से कुछ छूट मिल सके। लेकिन वह क्रांति भी असफल रहती है और अंग्रेजों के जो अत्याचार हैं भारतीयों के ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। अब इन अत्याचारों के विरोध के लिए भारतीयों द्वारा धीरे धीरे जो एक प्रयास किए जा रहे हैं, ये प्रयास हमने कई स्तर पर देखे। ये जो प्रयास थे छोटे छोटे स्तर पर गाँव में, शहरों में एक छोटे छोटे दल के रूप में हो रहे थे, लेकिन कोई एक विशेष दल, कोई एक विशेष पार्टी जो कि पूरा एकत्रित होकर मतलब एक बड़े लेवल पर अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए कोई एक दल संगठित रूप से नहीं तैयार हुआ था। तो इसी क्रम में स्थापना होती है आईएनसी की कि अंग्रेजों को किसी प्रकार से भारत से हटाया जा सके और भारत स्वतंत्र रूप से शासन कर सके। हालांकि आईएनसी की जो स्थापना की थी वो एक ब्रिटिश द्वारा ही की गई थी, ए.ओ. ह्यूम द्वारा, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। हालांकि उन्होंने जब आईएनसी की स्थापना करी तो उनका उद्देश्य मात्र यह था कि जो छोटे छोटे स्तर पर जो भारतीय अंग्रेजों का जो विरोध कर रहे थे और उससे जो अंग्रेजों के सामने समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उनको कुछ हद तक कम किया जा सके। इस उद्देश्य के साथ ए.ओ. ह्यूम ने आईएनसी की स्थापना करी, जिसमें उन्होंने सोचा था कि एक इस प्रकार की एक संस्था बना दी जाए जिसके माध्यम से जो जनता की मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच जाएं और हम उनको कुछ हद तक खत्म कर सकें, उनकी कुछ समस्याओं को सॉल्व कर सकें और जो शासन है वो हमारा ही चलता रहे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस पार्टी की वे स्थापना करने जा रहे हैं एक दिन यही संस्था उनके विनाश का कारण बनेगी। तो आगे हम बढ़ते हैं आईएनसी के बारे में कि कैसे कैसे आईएनसी की स्थापना हुई और इसके अधिवेशन हुए, उन अधिवेशन में क्या क्या निर्णय लिए गए और कैसे एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में ये बढ़ता चला गया और आखिर में अंग्रेजों को 1947 में भारत छोड़ना पड़ा। तो जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसके जो संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। यह एक ब्रिटिश थे और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। आईएनसी की स्थापना के समय इसकी जो सदस्य संख्या थी वो मात्र 72 थी। सिर्फ 72 सदस्य थे जिन्होंने आईएनसी की स्थापना के समय इसमें भाग लिया। अब ये जो 72 सदस्य थे ये किस किस प्रतिनिधि क्षेत्र से आए थे उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे ज्यादा जो सदस्य थे वो मुंबई से थे। मुंबई से 38 सदस्य थे सर्वाधिक सदस्य, मद्रास से 21 सदस्य, उत्तर प्रदेश से 7, बंगाल से 3 और पंजाब से 3 और कुल मिला के 72 सदस्य थे जिन्होंने आईएनसी की स्थापना के समय इसमें भाग लिया।
आईएनसी की स्थापना, ये जब स्थापना की गई, इससे पहले आईएनसी का जो नाम था, इसकी स्थापना से पूर्व 1884 में एक संस्था स्थापित की गई थी जिसका नाम दिया गया था INU, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका जो पहले नाम था वो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। जब इसकी स्थापना हुई, इसका समाचार जो समाचार था ये जनता तक फैलाया गया, तो वह एक पत्रिका मद्रास से निकलती थी हिंदू पंथ के नाम से। उस पत्रिका में ये न्यूज छापी गई कि इस दिन आईएनसी की स्थापना की जाएगी। तो जब इसका प्रथम अधिवेशन हुआ 1885 में, तो उस अधिवेशन में जो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो INU का नाम है वो INC कर दिया जाए, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन या भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तो हमें ये भी याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया था? तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ 28 दिसंबर 1885 को। यह अधिवेशन पहले पुणे में होने वाला था। जो प्रथम अधिवेशन के लिए जो जगह चुनी गई थी वह पहले पुणे चुनी गई थी, लेकिन वहां पर प्लेग बीमारी फैल गई, जिस बीमारी के कारण क्या था कि अधिवेशन अब पुणे की जगह पर बंबई के क्षेत्र में किया गया। तो बंबई में यह अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885। इस प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे वह थे WC बनर्जी। तो हमें याद रखना है कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसके जो सदस्य थे वो कौन थे? WC बनर्जी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में ही INU, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो किसके द्वारा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी से कई बार कई क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो उनसे जो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनके द्वारा लिखी गई एक बुक थी। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर इन्होंने भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय का वर्णन किया था। मतलब एक भारतीय की आय कितनी है इसका वर्णन इस बुक के अंदर किया गया था, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर। तो दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आय का पिता भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आय का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय का पिता दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये पॉइंट हमें मेनली याद रखना है। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे सदस्य थे, भारतीय सदस्य थे, जिन्हें ब्रिटिश संसद में सदस्यता मिली थी। दादा भाई नौरोजी से पहले कोई भी भारतीय ऐसा नहीं हुआ जिसे ब्रिटिश संसद में सदस्यता मिली हो। यह पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद में सदस्यता मिली। तो पहले भारतीय जिन्हें ब्रिटिश संसद में सदस्यता मिली वह कौन थे? तो उत्तर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1885 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसकी स्थापना के समय भारत में वायसराय कौन थे? तो वायसराय इस समय थे डफरिन। हमें ये भी याद रखना है कि 1885 में वायसराय थे अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो ब्रिटिश वायसराय कौन थे? डफरिन उस समय वायसराय थे। अब इस अधिवेशन में जो मांगे की गई, किन मांगों को लेकर ये जो अधिवेशन हुआ 1885 में पहला जो अधिवेशन हुआ उसमें क्या मांगे की गई? इसमें जो पहली मांग की गई वह ये की गई कि सेना पर होने वाला जो खर्च है उसको कम किया जाए। जो ब्रिटिश थे वो सेना पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे, तो भारतीयों के द्वारा ये जो दल बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें उन्होंने ये मांग रखी कि सेना पर किए जाने वाले खर्च को कुछ हद तक कम किया जाए।
साथ ही साथ एक सहायी आयोग की स्थापना हो जो कि प्रशासन तंत्र की जांच कर सके। एक ऐसे आयोग या फिर एक ऐसी संस्था की स्थापना हो कि जो भारत में शासन कर रही संस्था है उसके ऊपर जांच कर सके, यहाँ पर जो प्रशासन चला रही है उसके कार्यों की देखरेख कर सके, उनकी जांच पड़ताल कर सके, ये इन्होंने मांग रखी। और तीसरी मांग जो इनके द्वारा रखी गई वह ये थी कि सिविल सेवा में, हमने पढ़ा था कि सिविल सेवा में जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी आयु सीमा। अब इस अधिवेशन में ये मांग की गई कि जो सिविल सेवा में आयु सीमा है वो 19 से बढ़ाकर 21 ना सीधा 23 वर्ष कर दी जाए। तो ये मांग भी इसमें की गई कि सिविल सेवा में आयु सीमा को कुछ बढ़ाया जाए और वो 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी जाए। 1885 से 1846 तक, जब तक भारत आजाद हुआ तब तक भारत में कुल लगभग 60 अधिवेशन हुए, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से अधिवेशन हुए, उस समय पर क्या क्या घटनाएं घटित हुई, किस अधिवेशन में क्या मांग रखी गई, क्या परिणाम हुआ, क्या आंदोलन हुए, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम कुछ पहले के जो अधिवेशन है, शुरुआत के अधिवेशन, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे अगली वाली जो मेरी वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे इनसे आगे के अधिवेशन, 1905 से लेकर जो आगे 1946 के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए उनके क्या परिणाम निकले, उन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल में हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो पहला अधिवेशन हुआ वो हुआ 1885 में। 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के लिए अभी हमने पढ़ा था कि पहले स्थान पुणे को चुना गया था, लेकिन पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी और उस बीमारी के कारण अब जो स्थान चुना गया वो चुना गया बम्बई को। तो पहला अधिवेशन हुआ 1885 में और ये अधिवेशन हुआ बम्बई में। इसके जो अध्यक्ष रहे वो रहे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनके बारे में हमें ये भी याद रखना है कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले हिंदू सदस्य थे। पहले हिंदू अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन हुआ ये हुआ 1886 में और ये अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे वो दादा भाई नौरोजी रहे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी सदस्य थे। पारसी सदस्य अगर पूछा जाए पेपर में कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने थे तो वह बने थे दादा भाई नौरोजी। हिंदू अध्यक्ष कौन बने थे तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसके बाद मुस्लिम अध्यक्ष जो पहले बने वो बने बदरुद्दीन तैयब जी और जो ईसाई अध्यक्ष बने वो बने थे जॉर्ज योले। तो हमें ये भी याद रखना है पहले अधिवेशन 1885 मुंबई में और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले हिंदू अध्यक्ष जो रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो रहे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1886 में दूसरा अधिवेशन, हर एक साल बाद ये अधिवेशन हो रहे थे। तो ये जो अधिवेशन होते थे ये मतलब एक तरीके की मीटिंग होती थी जिसमें बैठ के निर्णय लेते थे कि किस प्रकार की मांगे अब कांग्रेस वो सरकार के आगे, ब्रिटिश सरकार के आगे रखी जाए या फिर किस प्रकार के कुछ उद्देश्य रखे जाएं और उनको पूरा करने के लिए कार्य किए जाएं। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के बारे में मीटिंग हुआ करती थी इन अधिवेशन में। तो जो द्वितीय अधिवेशन हुआ 1886 में कलकत्ता में हुआ और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ और ये अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसके सदस्य पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो रहे बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद जो चौथा अधिवेशन हुआ वो हुआ 1888 में। यह अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो एक ईसाई अध्यक्ष थे। हम ये भी कह सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष रहे वो रहे जॉर्ज योले। जॉर्ज योले इसके अध्यक्ष थे। ये चौथा अधिवेशन था जो 1888 में इलाहाबाद नामक स्थान पर हुआ था। अब प्रथम अधिवेशन के समय जो कुछ उद्देश्य रखे, मतलब जिन उद्देश्यों को लेकर ये अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में जो उद्देश्य तय किए गए वो क्या थे उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें कुछ मेन उद्देश्य जो हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें पहला उद्देश्य तो ये रहा कि देश के जितने भी राजनीतिक या फिर सामाजिक नेता हैं जो राजनीतिक रूप से कुछ कार्य कर रहे हैं, समाज हित के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं,
तो उन सभी को एकजुट किया जाए, एक साथ एकत्रित होकर हम सभी क्या है उस कार्य को कर सके। तो इन्होंने अपना पहला उद्देश्य ये रखा कि देश भारत के अंदर जितने भी राजनीतिक और सामाजिक नेता हैं उनको एकजुट किया जाए। जो दूसरा उद्देश्य इन्होंने रखा वह ये रखा कि भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रीय एकता की भावना को उत्पन्न किया जाए। राष्ट्रीय एकता की भावना यानी कि धर्म, जाति, लिंग, रंग, रूप आदि के आधार पर भेदभाव न करके सभी एकजुट होकर कार्य करें और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करें। और ये जो ऊंच नीच वाली जो बात है समाज के अंदर उसको खत्म किया जाए। जो जाति के रूप में जो एक भेदभाव समाज में फैला हुआ है उसका अंत किया जाए और सभी के अंदर राष्ट्रीय एकता को प्रेरित किया जाए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा उद्देश्य उन्होंने ये रखा कि जनता की जो मांगे हैं, एक्चुअली होता क्या था कि जनता की जो समस्याएं होती थी वो ब्रिटिश पहुंचती भी थी तो वो उनको अनदेखा करते थे। तो यह जो संस्था स्थापित हुई थी आईएनसी, इसी उद्देश्य से हुई थी कि अब जो समस्या है जनता के बीच में उन समस्याओं को जाना जाए और उस समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाए और उनसे उनका कुछ हल निकलवाया जाए, उन समस्याओं को दूर किया जाए। तो इसका जो तीसरा उद्देश्य रहा वह यही रहा कि जनता की समस्या तथा मांगों को सरकार तक पहुंचाना। ये इन्होंने अपना तीसरा उद्देश्य रखा। चौथा था कि सभी कार्यकर्ता और नेताओं के लिए दिशा निर्देश देना। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जगह जगह पर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे से विद्रोह हो रहे थे, मतलब काफी लो लेवल के जो विद्रोह हो रहे थे उन सभी विद्रोह को एक दिशा निर्देश दी जाए, एक डायरेक्शन तय की जाए कि किस मतलब उनके सामने एक उद्देश्य हो, एक लक्ष्य हो जिसकी प्राप्ति के लिए सभी क्या है कार्य करें और ये कार्य सभी क्या है एकजुट होकर करें। तो जितने भी कार्यकर्ता या नेता हैं उन सभी के लिए दिशा निर्देश दिए जाएं। भारत और ब्रिटेन के मध्य संबंध को मधुर किया जाए। हालांकि जब पहला अधिवेशन हुआ था तो यह नहीं सोचा गया था कि जो ब्रिटिश है इनका पूरी तरीके से अंत कर दिया जाएगा। उस समय जो अधिवेशन ये जो चल रहे थे अधिवेशन या जो संस्था जो बन रही थी उसका उद्देश्य मात्र इतना था कि हमारी भारतीयों की जो समस्या है उनको दूर किया जा सके। यहाँ पर हम शासन तो भारतीय करें लेकिन जो उनके ऊपर एक अधिकारी के रूप में रहे वो ब्रिटिश ही रहे। लेकिन नहीं पता था कि धीरे धीरे ये जो अधिवेशन है इन सब अधिवेशनों का परिणाम ये निकलेगा एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में एक खड़ा हो जाएगा और जो भारत में है अब ब्रिटिश को पूरी तरीके से भगा दिया जाएगा, पूरी तरीके से उनका अंत कर दिया जाएगा और भारत का शासन स्वयं भारतीयों के हाथ में आएगा और एक दिन भारत को स्वतंत्रता मिलेगी 1947 में जाकर। तो ये शुरू में जो इनका उद्देश्य रहा वो ये रहा कि ब्रिटेन और भारत के मध्य संबंधों को मधुर किया जाए। लेकिन बाद में आगे हम देखेंगे कि 1946 में जाके कैसे ये जो थे पूरे ब्रिटिश के पूरे ही खिलाफ हो गए और ब्रिटिश इसको भारत से निकाल दिया और इनके अत्याचारों से तंग होकर भारत को एक आजादी मिली और भारत में जो शासन था वो स्वयं भारतीयों का स्थापित हुआ। तो ये हमने थोड़ा सा जो स्टार्टिंग थी आईएनसी के बारे में जो मेन पॉइंट थे उनके बारे में पढ़ लिया है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।